नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वर्णमाला के स्वर को एक्सप्लेन किया था। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा, उसको लाइक शेयर भी कर दिया होगा और वो आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णमाला के व्यंजनों का। अब सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा जान लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन फिर से उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। व्यंजन होता क्या है? देखो, व्यंजन यानी कि ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होता। इसका मतलब समझ में आया? स्वर की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मीनिंग क्या है यहाँ पे? यहाँ पे स्वतंत्र का मीनिंग है कि वो पूरी तरह से अपने ऊपर आश्रित होते हैं किसी और के, यानी कि उनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? व्यंजन जो स्वतंत्र नहीं होता है और इसका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। अब मुझे बताइए, अन्य जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा? जो अन्य वर्ण होता है वो होता है स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे व्यंजन की परिभाषा क्या है कि यह आश्रित रहता है किसके ऊपर? स्वर के ऊपर। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होगी सभी को। अब देखिए, ये जो व्यंजन होते हैं इसमें भी अलग अलग होते हैं, तो उसमें से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है स्पर्श व्यंजन। अच्छा ठीक है, इससे पहले मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ आपको। आप बोलेंगे कि स्वर पर आश्रित रहता है, कैसे? हम इस बात को कैसे माने? देखिए, उदाहरण के तौर पर इधर लिख लेती हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको लिखकर बताऊं तो जैसे कि चलिए इनमें से मैं कोई सा व्यंजन लेती हूँ, ज को लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया ज। दिखाई दे रहा है ठीक से? तो यहाँ पे ज, जब मैं ज बोल रही हूँ तो ज में किस किस की ध्वनि आ रही है? ज प्लस अ। कैसे आ रही है? ज, इसमें हलंत लग जाएगा, प्लस अ। हलंत का मीनिंग क्या होता है? आधा, यानी कि इसमें से हमने स्वर को पृथक कर दिया है, स्वर को हमने इसमें से निकाल दिया है, अलग कर दिया है। ठीक है, तो जब हम ज का वर्ण विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ कर लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? ज जमा अ। यानी कि जब ज हम पूरा लिखा है यहाँ पे, तो इसमें क्या है? स्वर जो है मिला हुआ है, तो हम इसको स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते। इसीलिए इसकी परिभाषा को हमने क्या बोल दिया कि ये स्वतंत्र नहीं होते और यह आश्रित होते हैं स्वर के ऊपर। इतनी सी बात क्लियर होगी सभी को? उदाहरण से समझ में आ गया कैसे? अब देखो, एक और उदाहरण बताती हूँ मैं। अब मान लीजिए ज है, ज पे मात्रा लगी हुई है ई की, जी। ठीक है, जी की लगी हुई है। अब इस जी में भी स्वर मिला हुआ है। कौन सा वाला स्वर मिला हुआ है? यहाँ पे हम लिखेंगे ज, इसके नीचे हलंत लगाएंगे, जमा। यहाँ पे ये किसकी मात्रा लगी हुई है? ई की, ई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई। तो इस वाले जी में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ई, है ना? तो देखो, जब हमने यहाँ पे ज का उच्चारण किया तब भी हमें स्वर की आवश्यकता थी। कौन से वाले की? अ की, है ना? और जब हमने इसको लिखा, ई के साथ लिखा, तब भी हमें स्वर की ही आवश्यकता थी। कौन से की? ई की। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम 12 खड़ी लिखते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं? व्यंजनों के साथ सारे स्वरों को जोड़ते जाते हैं, वही हमारी 12 खड़ी बन जाती है। तो चलिए लौट के आते हैं अपने विषय पे। यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा स्पष्ट हो गया कि स्वर पर आश्रित क्यों है, कैसे है, उसका जवाब हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने स्पर्श व्यंजन की ओर। तो जो ये स्पर्श होता है, स्पर्श का मीनिंग क्या होता है? छुना, यानी कि टच, है ना? स्पर्श का मीनिंग क्या है? ऐसे बोलते हैं ना, उस किताब को स्पर्श मत करो, है ना? उस कुर्सी को स्पर्श मत करो। तो स्पर्श का मतलब क्या है? छूना। तो यहाँ पर जो स्पर्श लिखा है इसका भी मतलब है छूना। अब क्या छूना? देखो, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन यानी कि जब हमारी जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, टच करती है, छूती है, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन की जो कैटेगरी है उसमें लिखते हैं, रखते हैं। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई? अगर कोई आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन की परिभाषा बताओ, तो क्या है कि स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जब हम उनको उच्चारण करते हैं, उन वर्णों का उच्चारण करते हैं,
तो हमारी जो जीभ है वो मुंह के अंदर के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा है ठीक से। चलिए, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, लाइक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखो हमने स्पर्श व्यंजन को बांट रखा है, कैसे? वर्ग में। ये यहाँ पे हमने लिखा है वर्ग, यानी कि स्पर्श व्यंजनों को अलग वर्गों में बांट रखा है। वो मैं बताऊंगी भी कैसे। यहाँ पे मैंने लिखा है व्यंजन, यानी कि ये जो सारे लिखे हैं बीच में ये व्यंजन है हमारे। और ये उच्चारण स्थान, जब स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग उच्चारण स्थान भी होगा, यानी कि उस व्यंजन को हम अपने जब उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जीभ है, हमारी जो जिह्वा है, वो कौन कौन से भाग को स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पे हम वो जानेंगे डिटेल में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा वर्ग आता है वो कौन सा आता है? क वर्ग, ठीक। इतनी बात समझ में आई, क वर्ग। अब क वर्ग के अंदर हमारे 5 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ङ। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनको हमने क वर्ग में रखा है क्योंकि इसका पहला वाला जो वर्ण है वो कौन सा है? क, इसीलिए हमने इसको कौन सा वर्ग मान लिया? क वर्ग। मैं उम्मीद कर रही हूँ इतना सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़े, तो ये है हमारा क वर्ग, इसमें ये हो गए हमारे 5 व्यंजन। और देखिए, अब यहाँ पे उच्चारण स्थान, यानी कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो आवाज है वो कहाँ से आएगी? तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंठ। कंठ का मीनिंग क्या होता है? गला, यानी कि गला। तो जब हम इन वाले 5 व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो कहाँ से प्रकट होगी? हमारे गले से, ठीक है। तो जैसे कि उच्चारण करके देखिए, क, ख, ग, घ, ङ। तो ये कहाँ से उच्चारण किया जा रहा है? इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, यानी कि हमारा गला, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को? क वर्ग सभी को क्लियर हो गया। अब आता है हमारा च वर्ग। ये क्या है? च वर्ग। इस च वर्ग के अंदर भी 5 व्यंजन आएंगे। कौन कौन से? च, छ, ज, झ, न्य। च, छ, ज, झ, न्य, ठीक है। अब देखिए, इनका जो उच्चारण स्थान है, अब क्योंकि इसका पहला वाला वर्ण क्या है? च, तो हमने इसको च वर्ग की कैटेगरी में रख दिया। अब इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालु। तालु क्या होता है? हमारे मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला भाग। तो इसको उच्चारण करके देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपकी जो जीभ है वो कहाँ जा रही है, कहाँ स्पर्श कर रही है। तो च, छ, तो जीभ जो है ऊपर की तरफ को मुड़ रही है ना, तो ऊपर के हिस्से को स्पर्श कर रही है, इसीलिए यह तालु स्थान इसको दिया गया है। क्लियर? इतना सभी को समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, तालु तक हमारा हो गया। अब है अगला ट वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे ट वर्ग का हमने नाम दिया, इसका मतलब क्या है कि इसका जो पहला वाला व्यंजन है वो कौन सा होगा? ट। तो यहाँ पे उच्चारण कीजिए, ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना। ट, ठ, ड, ढ, ण। अब देखिए, अब इसका जो स्थान है मूर्धा, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धा। अब देखिए, यहाँ पे जो है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मूर्धा क्या है, वो समझ में नहीं आता हमें, है ना। तो देखो, उच्चारण करके देखो, आपकी जीभ कहाँ जा रही है? ट, ठ, ड, ढ, ण। कहाँ जा रही है जीभ? तो मूर्धा किसे कहते हैं? ये जो हमारे दांत हैं, दांतों का जो ऊपर का हिस्सा है, जिनको हम मसूड़े बोलते हैं, तो ये जो ट वर्ग है वो कहाँ पे स्पर्श करती है जीभ हमारी? मसूड़ों को, लेकिन अंदर की साइड से। दांत के पिछले वाले जो मसूड़े रहते हैं, अंदर का भाग रहता है दांत के ऊपर वाला, उसको ये यहाँ पे हमारी जो जिह्वा है, जो जीभ है, वो स्पर्श करती है। इसके कारण इसको हमने कौन सा उच्चारण स्थान दिया है? मूर्धा, ठीक है। मैं समझा पा रही हूँ ठीक से? आप समझ रहे? यहाँ पे मूर्धा उसको क्यों स्थान दिया गया? इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धा, यानी कि जो हमारे दांत हैं, दांतों का जो ऊपर का हिस्सा है, वहां पे हमारी जो जीभ है वो टच करती है अंदर की साइड को, यानी कि स्पर्श करती है। तो ये जो ट वर्ग है, इसका जो
उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में हमारा आता है त वर्ग। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि पहला इसका जो वर्ण है वो कौन सा होगा, त, उसी की वजह से यहाँ पे इसको हमने त वर्ग में रखा है। तो त, थ, द, ध, न। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी जीभ है त, थ, द, ध, न, इसमें क्या कर रही थी जीभ हमारी, दांत के मूर्धा में, मूर्धा का बता रही हूँ मैं, दांत के ऊपर के हिस्से को टच कर रही थी, दांत को नहीं टच कर रही थी। लेकिन त वर्ग में त, थ, द, ध, न, जो हमारी जीभ है वो दांत को टच करती है, अंदर की साइड को, है ना, ऊपर वाले दांत को टच करती है, उसका भीतरी भाग को, दांत के भीतर वाले भाग को, जो हमें दिखाई नहीं देता। ये तो सामने वाला हो गया हमारे, हमें जो दांत दिखते हैं, उसके जो पिछला भाग है वहां पे इसको स्पर्श करती है, इसीलिए ये कौन सी, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दांत, यानी कि दंत। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। वर्ग कौन सा है हमारा, प वर्ग। तो देखिए इसमें प, फ, ब, भ, म। तो ये जो 5 व्यंजन हैं, इनको जो है बोलते समय, उच्चारण करते समय हमारे जो होठ हैं उनका प्रयोग हो रहा है, वो जो है उच्चारण कर रहे हैं, वो जो है आपस में स्पर्श हो रहे हैं, है ना, प, फ, ब, भ, म। तो इसमें जो स्पर्श भाग है वो कौन सा है, उच्चारण स्थान कौन सा है, हमारे होठ। यानी कि जब हम इसको बोलेंगे, इस वर्ग को बोलेंगे हम, तो हमारे होठ एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, इसीलिए ये कौन से वर्ग में आएंगे, प वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, होठ। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखिए, तो अब तक जो ये जो हमने पढ़े जितने भी, वो सारे के सारे कौन से थे, स्पर्श व्यंजन। तो ये सारे ही स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। तो अब देखिए, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले व्यंजनों की ओर। अब देखिए हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन के बाद हमारे आते हैं ये वाले व्यंजन। ठीक है, कौन से, य, र, ल, व। तो कौन कौन से आते हैं, य, र, ल, व। इनको कौन सा कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, य, र, ल, व, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो जो हमारी जीभ है वो हमारे मुंह के किसी भी भाग को ठीक तरीके से स्पर्श नहीं कर रही, पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर रही। ठीक है, इसीलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन और अर्धस्वर भी कह देते हैं, क्योंकि हमारी जो जिह्वा है वो किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। अब देखिए इसके आगे जो आता है वो है श, श, स, ह। तो ये वाले जो व्यंजन है ये किसके अंतर्गत आएंगे, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। अब देखिए संघर्षी या ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि इनका जो उच्चारण है हमें बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, श को स बोलते हैं, स को श बोलते हैं। खास करके उत्तर भारत में तो इस वाले श का प्रचलन ही नहीं है, वहां पे तो कॉमन यही प्रयोग होता है, सब लोग ज्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो देखिए दोनों इनको बोलते समय हमारी जिह्वा को संघर्ष करना पड़ता है, और जब संघर्ष करती है तो क्या पैदा होता है मुंह में, गर्मी, यानी कि ऊष्मा, यानी कि गर्मी पैदा होती है मुख में। तो इसीलिए इनको संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो देखिए एक बार उच्चारण करके देखिए, श, श, स, ह। ठीक है, देखिए अब इसका उच्चारण सेम है, इसके और इसके उच्चारण में भेद नहीं है, हम पहचान नहीं सकते। लेकिन हाँ, जब हम शब्द में प्रयोग करते हैं तब हमको पता चलता है कि कौन से वाले श का प्रयोग करना है। देखिए ये वाला जो श है ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में प्रयोग होता है, और इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है ना। एक वो श से षट्कोण वाले को अगर छोड़ दें तो ज्यादा और शब्द कोई भी शुरू नहीं होंगे, और ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जो हिंदी के शब्द होंगे वहां पे ज्यादातर ये वाला वर्ण प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो ये कौन सा हो गया, ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद आता है छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो देखिए छ, त्र, ज्ञ, श्र, इन सभी को कौन सा व्यंजन कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन। अब ये जो संयुक्त हमने यहाँ पे लिखा है, इस संयुक्त का मीनिंग क्या है, इस संयुक्त का मीनिंग है मिक्स, यानी कि मिला हुआ। संयुक्त का मतलब क्या है, मिला हुआ। कैसे मिला हुआ, देखिए
तो देखिए ये जो व्यंजन है ये एक से अधिक व्यंजनों को मिलाकर लिखे जाते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे लिख के देखते हैं, इसीलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रखा हुआ है, संयुक्त वाले में। तो देखिए चलिए देखेंगे इसमें कौन कौन से व्यंजन मिले हुए हैं। क, इसमें हलंत लगेगा, जमा क जमा श, सॉरी ये हलंत नहीं लगाएंगे इधर, नहीं तो अ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम क जमा श लिखेंगे तब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, श, ठीक है। त्र, त्र के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, त हलंत के साथ यहाँ पे र, बिना हलंत के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्र, ठीक है। वाला कौन सा है, ज्ञ। ज्ञ को हम कैसे लिखेंगे, ज्ञ की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे ज हलंत के साथ जमा न्या, ठीक है, क्या हो जाएगा, ज्ञ। अब हमारा लास्ट आता है श्र। श्र में कौन कौन सा आएगा, श प्लस र बराबर क्या हो जाएगा, श्र, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन कौन से व्यंजन मिले हुए हैं, क और श, ठीक है। इसमें कौन सा मिला हुआ है, त और र, इसमें कौन सा मिला हुआ है, ज और न्य, और इसमें कौन सा है, श प्लस र। इसीलिए क्योंकि ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है ना, तो एक से अधिक व्यंजन हो गए कि नहीं, इसमें दो व्यंजन हो गए, तो इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं ड़ और ढ, ठीक है, ढ। अब देखो एक ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड, इसको बोलते हैं ढ। में यहाँ पे इसका अंतर स्पष्ट कर रही हूँ, ये है ड, ये है ढ, लेकिन क्या इसको हम ड पढ़ेंगे, नहीं, इसको हम पढ़ेंगे ढ। इसको क्या पढ़ेंगे, ढ, है ना, अंतर समझ में आ रहा है ना। इसको नुक्ते के साथ पढ़ना है, इसको नुक्ते के बिना पढ़ रहे हैं। तो ये है ड, ये है ढ़, ये है ढ, ये है ढ़। तो इसको, इस वाले को के उच्चारण में अंतर है, इसीलिए इनको मूर्धन्य या तड़ित व्यंजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। देखिए अब तक तो हमने वर्णमाला के व्यंजनों को जान लिया, अब आप कह रहे होंगे अब ये और नया क्या आ गया, है ना। तो देखिए नया कुछ नहीं है, उसी वर्णमाला में से जब हम व्यंजनों को अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, तो आइए जानते हैं और हम व्यंजन को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है द्वित्व व्यंजन, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व का मतलब क्या है, एक ही व्यंजन दो बार, क्या है इसका मतलब, द्वित्व का मतलब क्या है, दो बार, एक ही व्यंजन दो बार जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। लेकिन किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, जो एक होता है पहला वाला वो होता है स्वर रहित और दूसरा वाला स्वर सहित। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है पत्ती, बच्चा, पक्का। अब देखिए मैंने यहाँ पे द्वित्व व्यंजन की परिभाषा क्या बताई, जब एक ही व्यंजन दो बार आता है, पहली बार स्वर रहित, दूसरी बार स्वर सहित। अब ये स्वर रहित और स्वर सहित का मीनिंग क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको ज का उदाहरण दिया था कि उसमें स्वर किस प्रकार से मिला हुआ है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर मैंने लिखा पत्ती, तो अभी ये जो त है इसमें से हमने क्या किया, स्वर को निकाल दिया, स्वर को निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, ये वाला जो त है वो क्या बन गया, स्वर रहित। इसका मैं एक्सप्लेनेशन जब वर्ण विच्छेद पढ़ाऊंगी उसमें और अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो ये स्वर रहित कैसे हो गया, मतलब इसमें से स्वर को निकाल दिया, है ना। अब देखो ये भी त है, ये भी त है, हमने परिभाषा में वही पढ़ा ना, एक ही व्यंजन दो बार, तो पत्ती, यहाँ पर भी ये त व्यंजन है और यहाँ पर भी त व्यंजन है, लेकिन इस त में स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है, और इस त में स्वर है ना। तो इसीलिए हमारी परिभाषा एकदम करेक्ट होगी इसके अनुसार। तो इस पर यहाँ पे पत्ती, बच्चा, यहाँ पर भी सेम, ये जो च है इसमें से हमने स्वर को निकाल दिया है, इस च के साथ में स्वर मिला हुआ है ना। तो हमारी परिभाषा आ रही है कि नहीं यहाँ पे सही। अब पक्का से इसमें भी सेम, यहाँ पे क का प्रयोग दो बार किया गया है, लेकिन एक बार स्वर रहित, दूसरी बार स्वर सहित, जो कि हमारे द्वैत व्यंजन की परिभाषा हमें बताती है।
कि एक ही स्वर 2 बार आना चाहिए, 2 बार आता है, एक स्वर के बिना आता है, एक स्वर के साथ आता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। यानी कि एक ही स्वर का, एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो देखिए ये हो गया हमारा द्वित्व व्यंजन। अब हम आते हैं अपने संयुक्ताक्षर पर। यहाँ पे संयुक्ताक्षर क्या कह रहा है, स्वर रहित व्यंजन अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है। देखिए इसमें भी यहाँ पे क्या बात हुई थी, एक ही व्यंजन 2 बार प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्वर रहित व्यंजन, जो स्वर रहित व्यंजन होगा वो अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन के साथ मेल होगा उसका। जैसे कि उदाहरण के द्वारा देखते हैं हम, यहाँ पे हमने लिखा है विद्या। अब देखिए परिभाषा हमारी क्या कह रही है, ये जो द है, द के बाद अगर द होता है यहाँ पे, तो हम इसको कौन से वाले में रखते हैं, द्वित्व व्यंजन में। लेकिन द के बाद में इससे अलग व्यंजन है। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। उदाहरण के अनुसार समझिए, विद्या, द के बाद में अलग व्यंजन है, वही तो हमारी परिभाषा कह रही है। तो द क्या है, स्वर रहित है ना। स्वर रहित तो मैंने आपको समझा दिया कि स्वर रहित क्या होता है, स्वर सहित क्या होता है ना। तो ये तो द स्वर रहित हो गया, और या क्या है, स्वर सहित। तो ये जो द है स्वर सहित के साथ में मिल गया, मिक्स हो गया, इसीलिए किसमें आ जाएगा, संयुक्ताक्षर में। जैसे कि यहाँ पे है स्वस्थ, तो यहाँ पे ये जो स है स्वर रहित है, और ये व क्या है, स्वर सहित है। तो ये जो है किसके साथ मिल गया, व के साथ। ये जो स है स्वर रहित है, और थ क्या है, स्वर सहित है। तो ये वाला स जो है थ के साथ में मिल गया, है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया, संयुक्ताक्षर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पूरे व्यंजन थे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनका स्पष्टीकरण बड़े ही अच्छे तरीके से कर पाऊँ, जो कि आपको इजीली समझ में आए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर विषय को इतना आसानी से समझाऊं कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और हमेशा आपके काम आए, है ना। तो अब आप देखो, शब्दों के अनुसार भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो उसको आप बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ऐसा कि कभी ना भूलें। तो मेरा उद्देश्य तो यही रहता है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि एक बार आप सुन लें तो वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए, कभी भी आपकी मेमोरी से मिटे ना, है ना। खैर अब वो तो आप ही को पता होगा कि वो ऐसे दिमाग में बैठता है या नहीं बैठता है। तो चलिए देखिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।